नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड डूइंग वेल। दिस इज़ योर इंग्लिश मेंटोर जतिन मदान एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू गाइडली। सो एक बार फिर से हाजिर हैं एडिटोरियल सेशन को लेकर के। सो एस्पिरेंट्स, एडिटोरियल सेशन के माध्यम से हम लोग जानते हैं ढेर सारी वोकैबलरी, ढेर सारे करंट अफेयर्स और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। सो एस्पिरेंट्स, उम्मीद करूँगा ये सारे सेशंस आपके लिए बेनिफिशियल होंगे और जितने भी स्टूडेंट्स इन सेशंस को देखते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया करो कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई मस्ट स्टार्ट इट नाउ। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्लाइड। सो एस्पिरेंट्स, इट इज़ बेस्ड ऑन टेलीग्राम ग्रुप. So this is my telegram group, discuss with JM. To get the PDF of this class you can reach out to this. आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट्स भी मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। सो आज का जो एडिटोरियल है वो किस चीज़ पर आधारित है? इट इज़ ऑन द बैलेट। बैलेट का मतलब, बैलेट आपको पता है ये वर्ड यूज़ किया जाता है इलेक्शंस में। तो जिस माध्यम से एक वोटर अपना वोट कास्ट करता है तो वो बैलेट होता है। तो बैलेट पर इसका मतलब है और किस संदर्भ में, किस कॉन्टेक्स्ट में, ऑन द जनरल इलेक्शन टू दी 18th लोकसभा। तो 18th लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं। सो इस पर ये आपका टॉपिक है। द इलेक्शन कमीशन मस्ट एंश्योर, एंश्योर का मतलब होता है टू मेक श्योर, सुनिश्चित करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को अ फ्री एंड फेयर डेमोक्रेटिक प्रोसेस, कि ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, तो चुनाव जो होता है जिसके अंदर हम किसी भी कैंडिडेट को चुनते हैं तो वो फ्री और फेयर होना चाहिए। मतलब एक तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए और अनबायस्ड होना चाहिए, फेयर भी होना चाहिए, उसके अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज़ द टॉपिक, सो दिस इज़ द हेडिंग। अब एडिटोरियल को डायरेक्टली डिस्कस ना करके मैं जैसा कि सबसे पहले वोकैबलरी आपको बताता हूँ। वोकैबलरी के अंदर जो वर्ड आपके सामने आने वाले हैं एडिटोरियल के अंदर, उनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स क्या क्या होंगे। सिनोनिम्स का मतलब पर्यायवाची शब्द, एंटोनिम्स का मतलब विलोम शब्द, और क्या सेंटेंसेस बन सकते हैं, क्या कॉन्टेक्स्ट है। इससे हमारी लर्निंग थोड़ी सी ईजी हो जाती है। तो हम सबसे पहले वोकैबलरी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट वर्ड है दैट इज़ पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग, जिसका कोई अंत ना हो। वैसे तो हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं नहरों के लिए। तो ऐसी नहरें जो पूरे के पूरे साल चलती हैं, ठीक है, बिल्कुल नहीं सूखती, तो उनको बोलते हैं पेरेनियल रिवर्स, पेरेनियल रिवर्स, ठीक है। तो पेरेनियल का मतलब होता है परमानेंट, जो कभी अंत ना हो, जिसका कभी अंत ना हो, दैट इज़ लॉन्ग लास्टिंग और एटर्नल। आप इसके अंदर लिख सकते हैं, देखिए, एंड्योरिंग, लास्टिंग, परसिस्टेंट, कॉन्टिन्यूइंग, और लिखते हैं एटर्नल, एटर्नल। या आप लिख सकते हैं परपेचुअल, परपेचुअल, और वी कैन से टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जिसका कोई अंत ना हो, जो निरंतर गतिशील रहे, जो निरंतर चलता रहे, उसे आप पेरेनियल कहते हैं। सो इट रेफर्स टू समथिंग दैट लास्ट फॉर अ लॉन्ग और इनडेफिनिट पीरियड, जिसका इनडेफिनिट पीरियड है, ऑफन रेकरिंग और परसिस्टिंग ओवर मैनी ईयर्स, जो लगातार चलती रहे काफ़ी सालों के लिए। सो दैट इज पेरेनियल। एंटोनिम्स हो जाएंगे टेम्परेरी, जो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, वो क्या है, टेम्परेरी है, ट्रांजिएंट है, इफेमरल है, इफेमरल, इफेमरल। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इफेमरल का, जैसे कि बिजली का कड़कना, थंडरस्टॉर्म का कड़कना। जैसे ही थंडरस्टॉर्म आता है, बिजली यानी कि लाइटनिंग होती है, तो आती है, लाइटनिंग होती है और बिल्कुल डिसअपियर हो जाती है, तो वो क्या थी, वो टेम्परेरी थी। तो टेम्परेरी का मतलब हुआ ट्रांजिएंट। एक वर्ड लिख सकते हैं इसके अंदर, फ्लीटिंग। टाइम इज फ्लीटिंग, टाइम इज टेम्परेरी। टाइम निरंतर गतिशील है वैसे, बट ये टेम्परेरी होता है, मतलब हर वक्त चेंज होता रहता है। चलिए नेक्स्ट इज आपका एग्जाम्पल, द पेरेनियल ब्यूटी ऑफ द माउंटेन्स, जो निरंतर बहुत ज़्यादा ब्यूटी है, खूबसूरती है माउंटेन्स की। इट नेवर फेल्स टू इंस्पायर ऑ इन विजिटर्स। ऑ का मतलब होता है वंडर, हैरानगी की फीलिंग्स ये हमेशा विजिटर्स के अंदर लाती है। किस चीज़ की फीलिंग, दैट इज़ पेरेनियल ब्यूटी ऑफ माउंटेन्स। उम्मीद करूंगा बात क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ, दैट इज़ विंडिकेट। विंडिकेट का अर्थ निकल के आता है किसी चीज़ को जस्टिफाई करना, किसी चीज़ का यू कैन से स्पष्टीकरण देना। जस्टिफाई करना इसका सिनोनिम है स्ट्रेट अवे, दैट इज़ टू क्लियर समवन और समथिंग ऑफ ब्लेम, सस्पिशन और डाउट, टू जस्टिफाई और प्रूव टू बी राइट और रीजनेबल। जो भी ये बात है वो रीजनेबल है, राइट है, जस्टिफाई कर देना इस बात को, इस चीज़ की पुष्टि करना बाय गिविंग एविडेंस, ठीक है, तो उसको बोलते हैं विंडिकेट करना। तो जस्टिफाई करना, डिफेंड करना, अपहोल्ड करना, सपोर्ट करना, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे।
और सपोर्ट करने का सिनोनिम है एंडोर्स करना। एंडोर्स का मतलब होता है समर्थन करना। एंडोर्स, रेटिफाई अप्रूव कर देना। रेटिफाई का मतलब होता है अप्रूव कर देना। एंडोर्स करना, समर्थन दे देना। एंटोनिम्स हो जाएंगे कंडेम्न यानी कि निंदा करना। आप एक को तो जस्टिफाई कर रहे हैं यानी कि उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो दूसरे की क्या करेंगे आप, निंदा करेंगे, कंडेम करेंगे। एक्यूज करेंगे, ब्लेम लगाएंगे, इनक्रिमिनेट करेंगे, और सिंपली आप लिख सकते हैं ब्लेम करना, टू ब्लेम समवन। ठीक है जी। अब हमारे सामने एग्जाम्पल क्या देख लेते हैं। द एविडेंस प्रेजेंटेड इन कोर्ट, कोर्ट के अंदर जो एविडेंस प्रेजेंट किया गया था, देखो कोर्ट के साथ में आर्टिकल द नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये प्राइमरी पर्पस के लिए शो किया गया है। प्राइमरी पर्पस होता है कि अगर मान लीजिए वो स्थान जहाँ पर जो चीज़ निर्धारित की गई है, मतलब जिस चीज़ के लिए वो स्थान बना है, वहाँ पर कुछ वैसे ही बात की जाए, तो वहाँ पर आप उन स्थानों के साथ आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। द एविडेंस प्रेजेंटेड इन कोर्ट हेल्प्ड, एविडेंस जो था प्रेजेंट किया गया था कोर्ट के अंदर, इट हेल्प्ड टू विंडिकेट द डिफेंडेंट, तो उसने जस्टिफाई किया डिफेंडेंट को, उसने बचाया, सपोर्ट किया डिफेंडेंट को, प्रूविंग हिज इनोसेंस, उसकी इनोसेंस यानी कि निर्दोष है वो, ये साबित करते हुए, बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट, और इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं है, ये करते हुए। तो मतलब कि एविडेंस ने जस्टिफाई किया, विंडिकेट किया डिफेंडेंट को, जो अपने आप को बचाव कर रहा था। डिफेंडेंट वो होता है जिसके खिलाफ आरोप तो लगा है, बट वो अपना बचाव वहाँ पर कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, दैट इज़ कंटेंशियस। कंटेंशियस का मतलब होता है विवादास्पद, मतलब जो कंट्रोवर्शियल है, जो सारे के सारे लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब किसी पर्सन को उसके अंदर प्रॉब्लम है, दैट इज़ कंटेंशियस और कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल इसका सिनोनिम है टेंडिंग टू कॉज डिसएग्रीमेंट और आर्गुमेंट, जो आर्गुमेंट्स कॉज कर दे, जो डिसएग्रीमेंट कॉज कर दे, ठीक है। कंट्रोवर्शियल लाइकली टू प्रोवोक कंट्रोवर्सी, जो भड़का दे किसी भी कंट्रोवर्सी को, उसको बोलते हैं कॉन्टेंशियस, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है, कंट्रोवर्शियल स्ट्रेट अवे, जो मैंने आपको बताया था, जो डिस्प्यूटेड है, डिबेटेबल है। एंटोनिम्स हैं एग्रीएबल, जिसको आप अग्री करते हैं, जो हारमोनियस है यानी कि जो तालमेल बनाकर चले, और अनकॉन्ट्रोवर्शियल है। अनकॉन्ट्रोवर्शियल का मतलब हुआ कि कोई चीज़ जिस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, यानी कि सभी के सभी अग्री कर रहे हैं, दैट इज़ अग्रीएबल। एग्जाम्पल आपके सामने, द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज का इशू है, इट इज़ हाईली कंटेंशियस, ये बहुत ही ज़्यादा विवादास्पद है, इस पर बहुत ही कंट्रोवर्सी है। विद स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द डिबेट, तो दोनों ही साइड्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस है, दोनों ही साइड्स क्या हैं, डिसअग्रीएबल ओपिनियंस हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्लाइमेट चेंज का जो इशू है वो कंटेंशियस बताया जा रहा है, कंट्रोवर्शियल, डिसएग्रीएबल बताया जा रहा है। उम्मीद करूँगा क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का मतलब है साथ साथ, जब एक चीज़ चल रही है तो साथ साथ दूसरी चीज़ भी चल रही है, तो इसे बोलते हैं साइमल्टेनियसली टेकिंग प्लेस। ओके, तो देखिए ऑकरिंग, ऑपरेटिंग और डन एट द सेम टाइम, जो सेम टाइम पर किया जाए वो क्या है, साइमल्टेनियस है। इसका सिनोनिम है कंटेम्परेरी, कंटेम्परेरी और एक्सटेंट। कंटेम्परेरी का मतलब होता है समकालीन, कंटेम्परेरी यानी कि समकालीन, और लिखते हैं इसके साथ में EXTANT, एक्सटेंट, ऑकरिंग एट द सेम टाइम। कॉन्करेंट, साइमल्टेनियस, सिंक्रोनस, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स हैं सीक्वेंशियल, एक के बाद में दूसरा होने वाला, सक्सेसिव, कॉन्जेक्यूटिव, एक के बाद दूसरा है, जो सेम ना हो, मतलब सेम टाइम पर ना हो, एक के बाद में दूसरा हो, एक के बाद दूसरा होने वाला, दैट इज सीक्वेंशियल और सक्सेसिव, कंजेक्यूटिव, ठीक है। जैसे 2 and 3 क्या हो गए, कंजेक्यूटिव नंबर्स हो गए, एंड 2 and 4 क्या हो गए, कंजेक्यूटिव इवन नंबर्स हो गए। उम्मीद करूंगा बात क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। द 2 teams स्कोर्ड गोल्स, 2 टीम्स ने स्कोर किया गोल्स को साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब एक ही साथ, रिजल्टिंग अ टाई गेम, और इससे गेम क्या हो गया, टाई हो गया। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, बैकड्रॉप। बैकड्रॉप का मतलब होता है पिक्चर, वी कैन से सिंपली पिक्चर। अभी सीन क्या चल रहा है, दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन द बैकड्रॉप। इफ आई से इन द बैकड्रॉप ऑफ समथिंग, इसका मतलब कॉन्टेक्स्ट क्या है, इस संदर्भ में। इन द बैकड्रॉप ऑफ इलेक्शंस, सो ECI इज टेकिंग अ चार्ज। बैकड्रॉप के इलेक्शन के संदर्भ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चार्ज ले रहा है, ठीक है। इट इज़ टेकिंग केयर ऑफ इलेक्शंस, वो इलेक्शंस का चार्ज ले रहा है, समझ रहे। इन दी बैकड्रॉप ऑफ समथिंग यानी कि किस संदर्भ में, ओके, किस मैटर में
किसी मैटर में बात करना, यानी कि बैकड्रॉप में बात करना। और बैकड्रॉप का वैसे मीनिंग होता है कोई भी पिक्चर, कोई भी सीनरी, दैट इज बैकड्रॉप। सो द सेटिंग ऑफ बैकग्राउंड अगेंस्ट विच समथिंग इज व्यूड, तो बैकग्राउंड जिसके आगे कुछ देखा जाए उसे बोलते हैं क्या, बैकड्रॉप। और सिचुएटेड द कॉन्टेक्स्ट, और देखो सेकंड जो मीनिंग है इसका, ये देखो सेमीकोलन के बाद में जब भी लिखा जाता है तो सेकंड मीनिंग लिखा जाता है। सो सेकंड मीनिंग है द कॉन्टेक्स्ट और एनवायरनमेंट इन विच समथिंग एग्जिस्ट और ऑकर्स, वो कॉन्टेक्स्ट, वो संदर्भ जिसमें कोई चीज़ होती है तो उसे बोलते हैं बैकड्रॉप। और इन दी बैकड्रॉप ऑफ समथिंग, ये एक फ्रेज है। अब सिनोनिम्स है सेटिंग, बैकग्राउंड और सीनरी, सिंपल। और एंटोनिम्स हो गए फोरग्राउंड, फोकस और स्पॉटलाइट, ठीक है। जो मेन किरदार है तो दैट इज स्पॉटलाइट, मेन किरदार को बोलते हैं स्पॉटलाइट, और जो किरदार के पीछे होता है उसे बोलते हैं बैकड्रॉप, ठीक है जी। द पिक्चरेस्क माउंटेन्स, तो पिक्चरेस्क माउंटेन्स का मतलब हो गया जिसको देख करके मतलब वी फील लाइक कि बहुत अच्छा है, तो दर्शनीय माउंटेन्स बोल सकते हो। प्रोवाइडेड अ स्टनिंग बैकड्रॉप, उसने बहुत ही प्यारा बैकड्रॉप दिया, बैकग्राउंड दिया फॉर द आउटडोर वेडिंग सेरेमनी, सेरेमनी हो रही थी, सो दैट इज स्पॉटलाइट। और सेरेमनी के पीछे क्या था, पीछे था बैकड्रॉप, और किस चीज़ का, पिक्चरेस्क माउंटेन्स का। पिक्चरेस्क माउंटेन्स का मतलब हुआ बहुत ही ब्यूटीफुल माउंटेन्स, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि लिखा है वाइब्रेंट। वाइब्रेंट का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, और बोल सकते हो फुल ऑफ एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म का मतलब होता है जोश, एक ऐसी अवस्था जहाँ पर आपको बहुत ही जोश दिखे, जहाँ पर बहुत ही एनर्जी दिखे, तो दैट इज वाइब्रेंट एटमोसफेयर, वाइब्रेंट एटमोसफेयर। एंड वाइटैलिटी, लाइवली, ब्राइट एंड विविड, ये सारे के सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हैं। आपके सामने जो वर्ड लिखा है सिनोनिम्स के रूप में, दैट इज लाइवली। लाइवली का सिनोनिम है एनिमेटेड, एनिमेटेड, एनिमेटेड। ये एनोटेशंस की पीडीएफ को हासिल करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप जुड़ सकते हो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। एनर्जेटिक है, डायनेमिक। अगर मैं बोलता हूँ राहुल इज़ अ डायनेमिक पर्सनैलिटी, इसका मतलब वो बहुत ही एनर्जेटिक पर्सनैलिटी है। स्पिरिटेड है, एनर्जेटिक है, तो ये सारे के सारे वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम्स हुए। किसके सिनोनिम्स हुए, वाइब्रेंट के सिनोनिम्स हुए, वाइब्रेंट। एंटोनिम्स हो गया डल, लाइफलेस, लेथार्जिक। लेथार्जिक का मतलब लैकिंग एनर्जी, लेजी, इंडोलेंट, स्लगिश, टॉर्पिड, टॉर्पिड। ये सारे के सारे लैकिंग एनर्जी, लैक लस्टर, ये सभी के सभी अनएनर्जेटिक हैं, मतलब इनके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं है, ये लेजी को दर्शाते हैं। द सिटीज़ वाइब्रेंट नाइट लाइफ, तो सिटी की जो एनर्जेटिक नाइट लाइफ है, मतलब रात्रि की लाइफ की बात कर रहा है। इट अट्रैक्ट्स, तो ये ऐसी नाइट लाइफ अट्रैक्ट करती है विजिटर्स को फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, या फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, या फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। याद रखिएगा कभी भी आपको वर्ल्ड के साथ में प्रेपोजिशन लगानी है तो आप बोलते हैं ओवर द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड या अराउंड द वर्ल्ड, ये तीनों के तीनों। ओके चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, दैट इज एक्सहेलरेटिंग। एक्सहेलरेटिंग का मतलब निकल के आता है कोई चीज़ ऐसी जो आपको खुश कर दे, दैट इज एक्सहेलरेटिंग है। सो मेकिंग वन फील वेरी हैप्पी, देख सकते हो आप, कोई किसी को बहुत खुश कर दे, दैट इज हैप्पी कर दे। एनिमेटेड का मतलब लाइवली, एक वर्ड मैंने अभी आपको लिखवाया था। इलेटेड, थ्रिलिंग, इनविगरेटिंग। इनविगरेटिंग का मतलब एनर्जी से भर देने वाला, क्योंकि विगर का मतलब होता है एनर्जी। और स्टिमुलेटिंग, और साथ में आप अराउजिंग भी लिख सकते हो, अराउजिंग, AROUSING, अराउजिंग। ये आपके अंदर क्या कर देता है, खुशी भर देता है या एनर्जी भर देता है, उसे बोलते हैं एक्सहेलरेटिंग, एक्सहेलरेटिंग, एक्सहिलरेटिंग, एक्सहिलरेटिंग। ओके, सो थ्रिलिंग है, एक्साइटिंग है, इनविगरेटिंग है, ये सिनोनिम्स हो गए जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं। एंटोनिम्स है बोरिंग, डल, अनइंस्पायरिंग, टीडियस, ड्रीयरी, DREARY, मोनोटोनस, वेपिड, प्रोसैक। अब ये जितने वर्ड्स मैंने आपको लिखवाए हैं, इन सारे वर्ड्स को आपको नोट डाउन कर लेना है और PDF में भी आपको मिल जाएंगे। इन सभी का मतलब निकल के आता है
जो कि बहुत ही ज़्यादा थका दे। टायरिंग लिख सकते हो, जो बहुत ही मोनोटोनस है और जो टायरिंग है, थका देने वाला है, बोरिंग है। और ये सारे के सारे वर्ड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी में आते हैं। अब आपके सामने है एक एग्जाम्पल, द व्यू फ्रॉम द माउंटेन टॉप। जो माउंटेन टॉप से व्यू था, दृश्य था, इट वॉज एक्सिलरेटिंग, वो बहुत ही ज़्यादा दर्शनीय था, वो बहुत ही खुश कर रहा था। फिलिंग देम विद अ सेंस ऑफ ऑ, ऑ का मतलब क्या होता है? वंडर। वो उसके अंदर वंडर यानी कि हैरानगी भर रहा था और एक्साइटमेंट भर रहा था, इतनी सुंदर ये चीज़ कैसे हो सकती है। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है इंट्रोस्पेक्शन। व्हाट इज दिस? इंट्रोस्पेक्शन, अपने अंदर झांकना। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अपने अंदर झांकना। ऐसा होता है ना, बहुत बार हम बोलते हैं कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते, राइट? तो मतलब पहले आप अपने अंदर झांक लीजिए, उसके बाद में किसी को सलाह दीजिए। मतलब आप अपने आप को एग्जामिन करें। तो सेल्फ एग्जामिनेशन को ही बोलते हैं क्या? इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन इज नथिंग बट सेल्फ एग्जामिनेशन, खुद का निरीक्षण करना। द एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ओन मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेसेस, मतलब आप खुद के बारे में सोच रहे हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद का प्रतिबिंब, खुद की इमेज आपके सामने कैसी है। सेल्फ एग्जामिनेशन, ये इसका सिनोनिम है। सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ रिफ्लेक्शन सिनोनिम हो जाएगा। ऑब्लिवियसनेस, इसका मतलब होता है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब आप अनअवेयर हैं कि आप एक्चुअली है कैसे। तो मतलब जब हम लोग दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं, उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, पर हम खुद ही वो गलतियां कर रहे हैं, तो इसका मतलब दिस इज ऑब्लिवियस स्टेट ऑफ माइंड। ऑब्लिवियस स्टेट ऑफ माइंड का मतलब है आप खुद तो भूले हुए हैं और दूसरों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। सो ऑब्लिवियसनेस का मतलब हो गया अनअवेयरनेस। ओके, अनअवेयरनेस देखा। और यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्ट्रैक्शन। ये एंटोनिम्स हो जाएंगे किसके? इंट्रोस्पेक्शन के। थ्रू इंट्रोस्पेक्शन मतलब अपने अंदर का एग्जामिनेशन करने के बाद शी गेन्ड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग, उसने एक डीपर अंडरस्टैंडिंग को हासिल किया ऑफ हर फियर्स एंड मोटिवेशंस, कि उसके डर क्या है और उसके मोटिवेशंस क्या हैं, उसे क्या क्या चीज़ मोटिवेट करती है, एनकरेज करती है, उसका मनोबल बढ़ाती है। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है सोबरिंग। सोबरिंग एक नेगेटिव कैटेगरी का वर्ड है, एक ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा सीरियसनेस क्रिएट कर दे लाइफ के अंदर, और बोल सकते हो कि जो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जो किसी सीरियस गंभीर स्थिति को दर्शा दे, दैट इज़ सोबरिंग। सो मेकिंग वन सीरियस एंड थॉटफुल, कॉजिंग समवन टू बिकम मोर सोलमन। सोलमन का मतलब यहाँ पर फॉर्मल होता है, फॉर्मल, या सीरियस। ग्रेव का मतलब सीरियस, स्पेशली बाय रिमाइंडिंग देम ऑफ द अनप्लेजेंट और सीरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जब हमें लाइफ के अनप्लेजेंट यानी कि नीरस और सीरियस गंभीर एस्पेक्ट्स के बारे में पता लगता है, तो हम लोग क्या हो जाते हैं? सोबर हो जाते हैं। वो स्थिति क्या हो जाती है? सोबरिंग स्थिति कहलाती है। सीरियस, ग्रेव, सोलमन और सोम्बर ये सिनोनिम्स हो गए। लाइट हार्टेड है कोई, हैप्पी है, जोवियल, चीयरफुल, तो हैप्पी इसका अपोजिट हो जाएगा, हैप्पी। ये सैड कैटेगरी है। सोबरिंग का मतलब सैड कैटेगरी आप लिख सकते हो, सैड और ग्लूमी, सैड और ग्लूमी। गॉट इट? अब सेंटेंस हमारे सामने क्या है देख लेते हैं। द डॉक्यूमेंट्री प्रेजेंटेड अ सोबरिंग। डॉक्यूमेंट्री का मतलब एक मूवी, ठीक है, जो कि रियल इवेंट्स को देख करके बनाई गई है। एक्चुअली उसके अंदर रियल इवेंट्स ही कैप्चर्ड हैं। तो डॉक्यूमेंट्री ने प्रेजेंट किया सोबरिंग डिपिक्शन। डिपिक्शन का मतलब होता है दर्शाना। किस चीज़ को दर्शाया था? सोबरिंग डिपिक्शन को दर्शाया था ऑफ एनवायरमेंटल चैलेंजेस फेसिंग आवर प्लेनेट। जो हमारा चैलेंज, जो हमारे प्लेनेट फेस कर रहा है, आज के चैलेंजेस, उसको डॉक्यूमेंट्री ने दिखाया था। तो किस प्रकार की डिपिक्शन थी, वो किस प्रकार की प्रदर्शनी थी? वो थी सोबरिंग, यानी कि सीरियस डिपिक्शन थी। वो एक सीरियस चीज़ वो होती है जिसको मतलब अभी के अभी कुछ ना कुछ ज़रूरत है, किसी चेंज की, पॉजिटिव चेंज की ज़रूरत है, आवश्यकता है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का अर्थ निकल के आता है खुशहाली, मज़ा ही मज़ा, मतलब पैसा ही पैसा, फेम ही फेम। कोई पर्सन फेमस भी है और साथ में उसके पास में बहुत पैसा भी है, तो आप कह सकते हैं कि वो प्रॉस्परस इंसान है। द स्टेट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल, देखा, वो सक्सेसफुल है, फ्लरिशिंग, डेवलप हो रहा है, थ्राइविंग है, मतलब सक्सेसफुल ही है। ऑफन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल वेल्थ एंड वेलबींग, देखा, तो वेलबींग भी है, एक अच्छा इंसान भी है, फेमस भी है और साथ साथ वो वेल्दी भी है।
तो ऐसे इंसान को बोलते हैं प्रॉस्पेरस, और प्रॉस्पेरिटी का मतलब खुशहाली, समृद्धि। तो सक्सेस एक नाउन है, प्रॉस्पेरिटी भी नाउन है, वेल्थ, एफ्लुएंस, ओपुलेंस, ये सारे के सारे एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ओपुलेंस का मतलब धन होता है और एफ्लुएंस का मतलब भी धन होता है। और जो पर्सन जिसके पास में एफ्लुएंस है तो वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा, उसे बोलेंगे एफ्लुएंट। एफ्लुएंट एक एडजेक्टिव होगा और एफ्लुएंस एक नाउन होगा। एंटोनिम आपके सामने, पॉवर्टी यानी कि गरीबी, हार्डशिप, एडवर्सिटी, और क्या लिख सकते हैं, इंडिजेंस, इंडिजेंस गरीबी। और जो गरीब होता है वो है पॉपर, PAUPER। और पॉपर का मतलब उसके पास में खुद के अधिकार नहीं है, वो अपने अधिकारों से वंचित है। इम्पावरिस्ट है, इम्पावरिस्ट है। द कंट्री एक्सपीरियंस अ पीरियड ऑफ अनप्रेसिडेंटेड प्रॉस्पेरिटी फॉलोइंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स का मतलब होता है पॉजिटिव चेंज। एक पॉजिटिव चेंज को रिफॉर्म कहते हैं, या बोल सकते हैं अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब हुआ एक चेंज। ओके, आपने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होती है, अमेंडमेंट होती हैं, राइट। तो अमेंडमेंट को आप बोल सकते हो रिफॉर्म। द कंट्री एक्सपीरियंस, कंट्री ने अनुभव किया, ए पीरियड ऑफ अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला। एक ऐसा एग्जाम्पल जो पहले कभी देखने को नहीं मिला या जो पहले कभी नहीं हुआ, उसे बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड। और साथ में लिखा है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब समृद्धि। तो कंट्री ने एक्सपीरियंस किया या विटनेस किया ए पीरियड ऑफ अनप्रेसिडेंटेड प्रॉस्पेरिटी, इतनी समृद्धि आज तक हमारे देश को नहीं मिली। फॉलोइंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के चेंज के बाद, मतलब किस चीज़ के बाद देखने को मिली, फॉलोइंग मतलब किस चीज़ के बाद, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद में कंट्री ने एक्सपीरियंस की अनप्रेसिडेंटेड प्रॉस्पेरिटी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा का मतलब जो चीज़ फैलाई जा रही है, डिससेमिनेट की जा रही है। तो प्रोपेगेंडा का सिनोनिम है पब्लिसिटी, प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, एडवोकेसी, एक और लिख सकते हैं डिससेमिनेशन, प्रचार प्रसार करना। डिससेमिनेशन, प्रचार प्रसार करना। अब लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आपको पता है कि वोटिंग का टाइम चल रहा है, आई मीन इलेक्शन का दौर आ रहा है। तो इलेक्शन के दौर में कैनवेसिंग होती है, एक पार्टी अपने कार्यों के बारे में बताती है जो उसने अपने कार्यकाल में किए हैं, तो वो प्रचार प्रसार करती है अपनी पार्टी का, ठीक है। कैनवेसिंग करते हुए वो प्रचार प्रसार करते हैं, वोट मांगने जाते हैं तो वो अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रोपेगेंडा। इंफॉर्मेशन स्पेशली ऑफ अ बायस्ड और मिसलीडिंग नेचर, जो गुमराह कर दे मतलब वो प्रचार प्रसार कर तो रहे होते हैं पर उन चीज़ों का कर रहे होते हैं जो उन्होंने नहीं किए हैं, वो मिसलीड कर रहा है लोगों को। यूज्ड टू प्रमोट और पब्लिसाइज अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल कॉज, जो कि एक पॉलिटिकल कॉज को प्रमोट करने के लिए किया जाता है, और पॉइंट ऑफ व्यू या किसी भी विचारधारा को प्रमोट किया जाता है, तो उसे बोलते हैं प्रोपेगेंडा। एक्चुअली एंटोनिम्स के बन जाएंगे जो बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि सच्चाई, ट्रूथ, ऑनेस्टी, इम्पार्शियलिटी, राइट। और एग्जाम्पल हमारे सामने द गवर्नमेंट्स प्रोपेगेंडा कैंपेन, जो गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा था, कैंपेन था, मुहिम जो चलाई थी, इट एम्ड, उसका मेन उद्देश्य था टू स्वे पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन को हिला देने का। स्वे का मतलब होता है, कल के न्यूज़पेपर में मैंने आपको बताया था, स्वे का मतलब होता है इस तरीके से घुमा देना, ठीक है, टू मूव समवन, किसी चीज़ को मूव कर देना। तो पब्लिक ओपिनियन को चेंज, स्वे का मतलब यहाँ पर चेंज कर देना, इन फेवर ऑफ इट्स पॉलिसीज़, उनकी पॉलिसीज़ के अंदर वो फेवर करने लगे, उनका बेसिकली प्रोपेगेंडा ये था। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज़ ब्लेयरिंग। तो ब्लेयरिंग जो होता है वो बहुत हार्श साउंड के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि जब कोई पर्सन लगातार हॉर्न बजाए और वो हॉर्न बहुत तंग करने लग जाए, इरिटेट करने लग जाए, तो वो आवाज़ क्या है, ब्लेयरिंग आवाज़ है। तो एमिटिंग और प्रोड्यूसिंग लाउड, हार्श और इंटेंस साउंड, समझ रहे हैं बात को। इसको आप डायरेक्टली बोल सकते हो स्ट्राइडेंट, बहुत ही तेज और अनप्लेजेंट ध्वनि को स्ट्राइडेंट कहा जाता है। ओके, लाउड, नॉइजी, बूमिंग और थंडरस। थंडरस बेसिकली जो बिजली कड़कने की आवाज़ आती है उसको कहा जाता है। जेंटल है, हश्ड, हश्ड एक साउंड है, बहुत ही धीमी आवाज़ को हश साउंड कहा जाता है।
ट्रैंक्विल शांति, पीसफुल, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। सीरीन लिख सकते हो इसके साथ, सीरीन, सीरीन का मतलब होता है शांति। द ब्लेयरिंग हॉर्न्स, देखा जो बहुत ही ज़्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे हॉर्न्स ऑफ द ट्रैफिक जैम आउटसाइड मेड इट इम्पॉसिबल टू कॉन्सेंट्रेट, उसने इम्पॉसिबल बना दिया था कॉन्सेंट्रेट करने पे, मतलब कॉन्सेंट्रेट कोई कर नहीं सकता था क्योंकि आवाज़ बहुत ही हार्श थी, बुरी थी, भद्दी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है ऑफिशियल्स की सरकार। किसी भी वर्ड के अंदर क्रेसी आ जाएगा तो क्रेसी का अर्थ निकल के आएगा क्या, सरकार। तो ऑफिशियल्स की सरकार को ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है, ऑफिशियल्स की सरकार को ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव प्रोसीजरल रूल्स, कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस एंड रिजिड अडहेरेंस टू ऑफिशियल प्रोसीजर्स, जो कि मतलब रिजिड बोल सकते हो आप, अडहेरेंस है ऑफिशियल्स प्रोसीजर्स की, तो उसे आप क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। ऑफन रिजल्टिंग इन इनएफिशिएंसी और डिलेज, जिससे डिलेज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। रेड टेपिज्म आप याद रखेंगे, जहाँ पर रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा है, रेड टेपिज्म का मतलब टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है सिस्टम में और हद से ज़्यादा औपचारिकताएं हैं, ऐसी स्थिति को ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। सिस्टम है, इस्टेब्लिशमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, अथॉरिटी है, राइट। तो ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। और अपोजिशन है आपकी, अपोजिट हो जाएंगे डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब सारी की सारी चीज़ें, पावर जो फैल गई हैं, केवल और केवल एक सिस्टम के हाथ में नहीं है, ये फैली हुई पावर्स हैं, डिसेंट्रलाइजेशन या डीरेगुलेशन। द ब्यूरोक्रेसी ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसी मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर सिटीजन्स टू एक्सेस द सर्विसेज दे नीडेड। तो ब्यूरोक्रेसी थी जो गवर्नमेंट की एजेंसी की, इट मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर सिटीजन्स, इसने सिटीजन्स को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में डाल दिया था। टू एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है पहुँच पाना, रीच, एडमिटेंस, एडमिटेंस, ओके। द सर्विसेज दे नीडेड, जो सर्विसेज उनको ज़रूरत थी उन तक पहुंचने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में डाल दिया था ब्यूरोक्रेसी ने। गवर्नमेंट की जो ब्यूरोक्रेसी थी उसने बहुत ही मुश्किल बना दिया था सिटीजन्स को कि वो सर्विसेज को एक्सेस कर पाएँ जो उनको ज़रूरत थी। चलिए नेक्स्ट वर्ड अब आपके सामने रेवलेशंस। रेवलेशंस का मतलब है खुलासा करना। खुलासा करने के बाद में जो स्थिति सामने आती है तो उसको बोलते हैं रेवलेशंस, और वी कैन से फाइंडिंग्स, ठीक है। तो लिखा हुआ है देखिए, डिस्क्लोजर्स, डिस्क्लोज कर देना, सामने ले आना। डिस्कवरीज, अनवीलिंग्स, व्हील का मतलब होता है नकाब, और जब आप किसी चीज़ के सामने से नकाब को हटा देते हैं तो अनवीलिंग्स सामने आती हैं। रेवलेशंस लिख दिया है और साथ में फाइंडिंग्स लिख सकते हो आप, फाइंडिंग्स, ठीक है। चलिए सीक्रेट्स इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। कंसीलमेंट का मतलब छिपाना, कवर अप्स और डिनायल्स, मना कर देना, तो दैट इज the antonym of, these are antonyms of disclosure. The revelations about his past, जो उसके पास्ट के खुलासे हुए, it shocked everyone, हर किसी पर्सन को शॉक किया, who thought they knew him, जिनको वो जानते थे। सही है। चलिए उम्मीद करूँगा बात समझ में आ गई होगी। ये लास्ट वर्ड है एब्रप्ट। एब्रप्ट का मतलब होता है एकदम से, सडन, यानी कि अचानक से। एब्रप्ट, sudden and unexpected, often no warning or preparation, characterized by lack of smoothness or gradualness. gradualness का मतलब होता है धीरे धीरे, मतलब जहाँ पर सारी की सारी चीज़ें अचानक से हो जाएं और प्रिपेयर करने में कोई टाइम ही ना मिले, तो ऐसी स्थिति को एब्रप्ट सिचुएशन कहा जाता है। एब्रप्ट एक एडजेक्टिव है। सिनोनिम है प्रेसिपिटस, शार्प, रैपिड, अनएंटिसिपेटेड, मतलब आपने सोचा भी नहीं था कि ये हो जाएगा, अनएंटिसिपेटेड, और बोल सकते हो सडन, अचानक से। ग्रेजुअल, स्लो, जेंटल और स्मूथ, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, मतलब धीरे धीरे, जो चीज़ धीरे, जो चेंज धीरे धीरे आए दैट इज ग्रेजुअल चेंज, और जो चेंज एकदम से आए वो शार्प चेंज या प्रेसिपिटस या एब्रप्ट चेंज, ओके। द मीटिंग केम टू एन एब्रप्ट एंड, मीटिंग अचानक से ख़त्म हो गई। व्हेन द फायर अलार्म वेंट ऑफ, जैसे ही फायर अलार्म बजा। गॉट इट। चलिए अब आपके सामने जो टॉपिक है उस पर आ जाते हैं हम लोग। ऑन दी बैलेट, बैलेट पर, ऑन जनरल इलेक्शन टू 18th लोकसभा, ठीक है। इलेक्शन कमीशन को इंश्योर, सुनिश्चित करना चाहिए कि फेयर और फ्री डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, मतलब सारी की सारी जो प्रोसेसेस हैं वो बिल्कुल फेयर है, इम्पार्शियल नहीं है, वो किसी भी इंटरेस्ट को लेकर के नहीं की गई हैं,
मतलब सारी की सारी जो जो गेम होना चाहिए, इलेक्शन का जो प्रोसीजर होना चाहिए वो बिल्कुल फेयर और स्क्वायर होना चाहिए, फ्री और फेयर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, बायस नहीं होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए। अब आपके सामने पैराग्राफ है इस प्रकार से, अब ध्यान से देखते हैं। जनरल इलेक्शन टू 18th लोकसभा विल बी स्प्रेड ओवर 7 phases। ये 4 चरणों में होगा एंड 44 डेज में होगा, ठीक है। ये जनरल इलेक्शन जो है 18th इलेक्शन जो है लोकसभा के लिए, वो 7 phases के अंदर होगा, 7 चरणों में होगा और 44 डेज तक चलेगा, विद द काउंटिंग ऑफ वोट्स स्केड्यूल्ड फॉर June 4। और जून 4 को क्या होगी, काउंटिंग होगी वोट्स की। द अनाउंसमेंट मार्क्स अ फॉर्मल बिगिनिंग। ये अनाउंसमेंट बिल्कुल फॉर्मल बिगिनिंग से शुरू हुई। बट कैंपेनिंग का मतलब होता है जो मुहिम चल रही है, राइट। हर कोई पार्टी कैंपेन्स लगाती है, मतलब वो बेसिकली अपनी मैनिफेस्टो जनरेट करती है कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे और हमारी पार्टी को वोट मिलना है, दैट इज़ कैंपेनिंग। बट कैंपेनिंग हैज़ बिकम अ पेरेनियल अफेयर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। पर ये जो कैंपेनिंग है, मतलब कि अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करना है, ये एक पेरेनियल अफेयर बन गया है। मतलब कि एक ऐसा यू कैन से मुद्दा है, ठीक है, जो कि पूरे के पूरे साल देखा जा सकता है और तब देखा जा सकता है जब आप चाहते हैं। मतलब कभी ना ख़त्म होने वाला ये अफेयर है, गतिविधि है। एज इफ, ऐसा कि टू विंडिकेट द रूलिंग बीजेपीज कॉल फॉर वन नेशन वन पोल, ठीक है। ऐसा कि जैसे कि जस्टिफाई कर रहा हो कि रूलिंग बीजेपी की जो कॉल फॉर है, कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना। रूलिंग बीजेपी यानी कि जो सत्ता में है अभी पार्टी, यानी कि बीजेपी पार्टी, जिनकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राइट, वो दावेदारी कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की, तो कॉल फॉर का मतलब डिमांड कर रहा है वन नेशन वन पोल की, विच इट आर्ग्यूज विल रिड्यूस द टाइम स्पेंट इन इलेक्शनियरिंग। तो इलेक्शनियरिंग का मतलब है इलेक्शंस में जितना टाइम लगता है तो उस टाइम को वो कम कर सकता है अगर नेशन के अंदर वन नेशन वन पोल होगा। तो इसका क्या मतलब है, देखिए अभी हमारे देश के अंदर लोकसभा के इलेक्शंस और विधानसभा के इलेक्शंस जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी चीफ मिनिस्टर, किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर का चयन करने के लिए। सो इन दोनों के ये जो इलेक्शंस हैं वो अलग अलग टाइम पे होते हैं। जब अलग अलग टाइम पे होते हैं तो गाइज़ आप समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है और सारे के सारे सिस्टम में चेंज करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि इलेक्शंस के दौरान काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव टाइम होता है, गतिविधियाँ बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं। और तो ये सारी की सारी चीज़ें एक ही टाइम पे क्यों नहीं हो जाती, ऐसा बीजेपी ने डिमांड किया है। साइमल्टेनियस का मतलब हो गया उसी वक्त, साथ साथ। साइमल्टेनियस इलेक्शंस मतलब ऐसे इलेक्शन जो साथ साथ ही हो जाएं, एंड अदर कंटेंशियस क्वेश्चंस और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस फॉर्म द बैकड्रॉप फॉर द लॉन्ग ड्रॉन इलेक्शन सीजन। ये जो लंबा इलेक्शन सीजन होता है ये बना देता है एक बैकड्रॉप। बैकड्रॉप का मतलब हो गया कि एक ऐसी पिक्चर को बना रहा है, ठीक है, जो कि लंबी है बहुत ज़्यादा। मतलब लंबे सीज़न के लिए, लंबे इलेक्शन सीज़न के लिए ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। मतलब बार बार इलेक्शन साथ साथ हों और दूसरे कंटेंशियस क्वेश्चंस हो, तो ये बैकड्रॉप बना रहा है फॉर दी लॉन्ग ड्रॉन इलेक्शन सीजन, द लार्जेस्ट सच एक्सरसाइज एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और ये एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज है जो कि सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। मतलब सबसे ज़्यादा दिनों के लिए जो चुनाव चलते हैं वो हमारे देश में ही चलते हैं, बाकी किसी पार्ट में देश विदेश के नहीं चलते। While India has enough reasons to be proud of its vibrant democracy, मतलब while का मतलब होता है एट द सेम टाइम। जब इंडिया, while को आप बोल सकते हो जब इंडिया के पास में बहुत सारे रीजंस हैं कि वो प्राउड महसूस कर सकता है अपनी एनर्जेटिक डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए, एंड एक्सिलरेटिंग डाइवर्सिटी। और डाइवर्सिटी का मतलब विभिन्नताएं हैं, हमारे देश के अंदर काफ़ी डाइवर्स चीज़ें हैं। एक्सिलरेटिंग का मतलब जो खुश करती है और थ्रिलिंग है। एन ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन कैन बी सोबरिंग। पर एक ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन मतलब अगर आप अपने अंदर झांक के देखें, ये सोबरिंग हो सकती है, ये सीरियस हो सकती है। सोबरिंग का मतलब होता है सीरियस। फ्रॉम 2019 से इंडिया हैज़ विटनेस्ड, इंडिया ने एक्सपीरियंस किया है रैपिड, बहुत तेज़, एंड मैसिव चेंजेस, बहुत बड़े बड़े चेंजेस। द गुड एंड द बैड, अच्छे भी और बुरे भी। द बीजेपी सरकार,
Naturally is trying to present its second term as an era of progress and prosperity. Naturally फर्स्ट सीजन के बाद में अब सेकंड सरकार भी किसकी बनी थी? मोदी जी की बनी थी। तो बीजेपी, इसमें कोई शक नहीं है कि सेकंड टर्म को प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी का एरा बता रहा है, युग बता रहा है। एरा का मतलब होता है युग, यानी कि वक्त। वाइल इट्स प्रोपेगेंडा, जबकि इसका जो प्रचार प्रसार है, इट हैज़ बीन ब्लेयरिंग, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत शोर मचा रहा है, बहुत तंग कर रहा है। द अपोजिशंस अटेम्प्ट्स टू क्रिटिक का मतलब होता है गलतियाँ निकालना। जो अपोजिशन के अटेम्प्ट्स हैं, मतलब कि कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, गलतियाँ निकाल रही है, हैव बीन फीबल, और क्रिटिक इट हैव बीन फीबल। द अपोजिशंस अटेम्प्ट्स दे हैव बीन फीबल। फीबल का मतलब होता है वीक, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, वो कमज़ोर हैं। दिस अनइवन प्लेइंग फील्ड, ये जो अनइवन प्लेइंग फील्ड है यहाँ पर, मतलब कि कोई भी चीज़ सही ढंग से नहीं हो रही है, इज़ लार्जली द आउटकम ऑफ द बीजेपीज मिस यूज़ ऑफ स्टेट पावर। तो यहाँ पर ये आउटकम है, आउटकम का मतलब रिजल्टेंट या रिजल्ट, ये रिजल्ट है, किस चीज़ का परिणाम है? बीजेपी का मिसयूज़ करने का, स्टेट पावर को मिसयूज़ कर रही है बीजेपी, ठीक है, तो ये इसका परिणाम है। मतलब यहाँ पर बोल सकते हो कि अपोजिशन की जो अटेम्प्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। वो कमज़ोर क्यों हैं? वो इसीलिए क्योंकि बीजेपी जो है वो अपना प्रभुत्व दिखाती है, स्टेट पावर का गलत तरीके से यूज़ करती है। किस चीज़ के लिए? टू इन्फ्लुएंस, यानी कि प्रभावित करने के लिए अदर पार्टीज़, दूसरी पार्टीज़ को, एंड एक्टर्स इन द पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर जो और दिग्गज हैं और पार्टीज़ हैं उनको प्रभावित करती है। सच एज द मीडिया, जैसे कि मीडिया, ब्यूरोक्रेसी एंड प्राइवेट सेक्टर, तो इनको प्रभावित करती है, इनको इन्फ्लुएंस करती है, मीडिया को भी इन्फ्लुएंस करती है। इनहेरेंट प्रॉब्लम्स, इनहेरेंट का मतलब होता है जो बचपन से ही हैं, जो पुरानी हैं, बहुत पुरानी प्रॉब्लम्स हैं। वीकन द अपोजिशन फर्दर, अपोजिशन को और ज़्यादा वीक करता है। द फैक्ट दैट, ये सच्चाई कि द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टीज बैंक अकाउंट, प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी यानी कि कांग्रेस का जो बैंक अकाउंट है, इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड, उस पर रोक लगाई गई है। ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पर? एन एलेज्ड प्रोसीजरल लैप्स, कि उन्होंने यहाँ पर कंफर्म नहीं किया, उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस या प्रोसीजर के साथ में कंप्लाई नहीं किया, उनको फॉलो नहीं किया, सिर्फ इस आधार पर। प्रोसीजरल लैप्स का मतलब होता है कि उन्होंने किसी रूल का पालन नहीं किया, सिर्फ इसके लिए उनका जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। विच इज़ अ माइनर वन इवन इफ़ प्रूवन, जो कि प्रोसीजरल लैप्स के बारे में बात की जा रही है। विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब भी लगता है तो उससे पहले वाले वर्ड की बात करता है वो। तो ये बहुत ही छोटी सी गलती है उनकी, ठीक है, अगर प्रूफ साबित भी कर दें, पर फिर भी क्या किया गया है, उनके बैंक अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। इट सेज अ लॉट अबाउट हाउ स्टेट एजेंसीज आर टिल्टिंग द स्केल्स, किस तरीके से जो स्टेट एजेंसीज हैं स्केल्स को टिल्ट कर रही हैं, मतलब अपनी पावर का मिसयूज़ करके स्केल्स को टिल्ट करना, मतलब कि बायस्ड होना, किस तरीके से वो पक्षपात करते हुए कांग्रेस के अपोजिट जा रही हैं और बीजेपी का समर्थन दे रही हैं। वो अपने काम को बायसनेस के साथ कर रही हैं, भेदभाव से कर रही हैं, डिस्क्रिमिनेशन से कर रही हैं, इसमें साफ साफ बताया गया है। द रेवलेशंस का मतलब होता है ये खुलासे, सो फार, अब तक जो हुए हैं, अराउंड द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अराउंड जो खुलासे हुए हैं, ठीक है, और ये स्कीम जो कि डिक्लेयर की गई थी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने। ऑल्सो पेंट, ये पेंट जो आया है वो रेवलेशंस के लिए आया है, ये सब्जेक्ट है। ये ऑल्सो पेंट अ डीपली डिस्टर्बिंग पैटर्न, ये पेंट करता है डिस्टर्बिंग पैटर्न को, खराब पैटर्न को, ऑफ श्रिंकिंग फेयरनेस, कि ये जो फेयरनेस है वो श्रिंक कर रही है, मतलब यहाँ पर बायसनेस देखी जा सकती है। इन द इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन प्रोसेस के अंदर भी सारी की सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, सही नहीं हो रही हैं, डिसऑनेस्ट तरीके से हो रही हैं। गिवन द सर्कमस्टेंसेस, जब सर्कमस्टेंसेस इस तरीके के हों, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI हैज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब, बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसके लिए, इन इंश्योरिंग दैट, कि ये सुनिश्चित कर पाना, पोल प्रोसेस इज़ नॉट फेयर, नॉट ओनली फेयर, कि पोल प्रोसेस जो है वो केवल और केवल फेयर ही ना हो, मतलब इसके अलावा, बट ऑल्सो सीन एज सच, इस तरीके से देखी भी जाए, हर लोग इंसान इसे माने भी सही। दिस चैलेंज हैज़ बीन कॉम्प्लिकेटेड बाय, ये जो चैलेंज है इसे कॉम्प्लिकेट किया जाता है, इसे और कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, बाय द एब्रप्ट एग्जिट, एब्रप्ट का मतलब अचानक से, मतलब संभलने का मौका भी ना मिले, इतना एब्रप्ट एग्जिट हुआ है। एक ECI मेंबर यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक मेंबर एग्जिट करता है, तब ये कॉम्प्लिकेट होता है।
एंड 2 हरिड अपॉइंटमेंट्स, और 2 उसमें लोगों को शामिल किया जाता है। मतलब कि एकदम से एग्जिट हुआ इलेक्शंस के टाइम पर। क्यों हुआ? क्योंकि क्या वो बीजेपी के खिलाफ बात कर रहा था इसलिए एग्जिट हुआ, या उसको एग्जिट करवाया गया? और 2 जल्दीबाजी में, हाइरेट का मतलब जल्दीबाजी में अपॉइंटमेंट्स भी हो रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? तो ये ईसीआई के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस की बात है। ओके, द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग द मेंबर्स ऑफ ईसीआई रिमेन्स कंट्रोवर्शियल। तो ये प्रोसेस जो अपॉइंटमेंट का है मेंबर्स को, वो एक कंट्रोवर्शियल है, ये एक विवादास्पद बात है। गिवन द कंप्लीट कंट्रोल दैट द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैज़ गिवन इटसेल्फ इन इट, कि जिसके पास में पावर है एग्जीक्यूटिव, राइट, तो कार्यपालिका, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ने अपने आप में ही मतलब क्या दिया है, कंट्रोल दिखाया है। यहाँ पर फिर से बताया जा रहा है कि मतलब कि जो सरकार है वही सारा कुछ कर रही है। अपोजिशन लीडर्स हैव क्वेश्चनड, यहाँ पर अपोजिशन लीडर ने यानी कि कांग्रेस के लीडर्स ने या दूसरी पार्टीज़ के लीडर्स ने क्वेश्चन किया है द नीड फॉर सच अ प्रोलॉन्ग्ड पोल शेड्यूल। इतने लंबे पोल शेड्यूल जो हो रहा है 44 दिनों का, ये क्यों, क्या ज़रूरत है इसकी? तो ऐसा अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स ने क्वेश्चन उठाया है। इन वेस्ट बंगाल में वेयर द बीजेपी इज पुलिंग आउट ऑल स्टॉप्स, इसका मतलब पूरी कोशिश कर रही है। पुलिंग आउट ऑल स्टॉप्स का मतलब होता है टू डू एवरीथिंग सो एज टू अचीव समथिंग, कुछ भी करना, कुछ भी हासिल करने के लिए। तो वेस्ट बंगाल के अंदर जब बीजेपी सब कुछ वो करने की कोशिश कर रही है, अचीव करने के लिए, जीतने के लिए, पोल्स हैव बीन स्टैगर्ड, पोल्स जो है वो स्टैगर्ड है। स्टैगर्ड का मतलब लड़खड़ा रहे हैं। ऑल 7 अक्रॉस ऑल 7 फेजेस, मतलब ऐसे लगता है कि जो पोल्स हैं, जो इलेक्शंस हैं, वो 7 फेजेस के अंदर लड़खड़ा रहे हैं, मतलब अच्छे से नहीं चल रहे हैं। वाइल द ईसीआई इज जस्टिफाइड इन इट्स डिफेंस, जबकि ईसीआई अपना यहाँ पर डिफेंस दे रही है ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम को बोल करके कि हाँ हम लोग इस तरीके से क्या करेंगे, इलेक्शंस करवाएंगे। इट नीड्स टू डू मोर टू एंश्योर पब्लिक ट्रस्ट इन देम। ईसीआई को और भी कुछ करके दिखाना चाहिए ताकि लोग उसके अंदर क्या करें, अपना ट्रस्ट डालें। इन द कॉन्फ्लिक्ट, मतभेद, बिटवीन द क्लेम ऑफ द राइट टू प्रिवेसी बाय डोनर्स, तो डोनर्स जो है मतलब कि वोटर्स जो है उनकी राइट टू प्रिवेसी है कि वो किसको वोट दे रहे हैं ये नहीं दिखाना चाहते। एंड वोटर्स राइट टू इन्फॉर्मेशन, वहीं पे वोटर के पास में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। इनमें बैलेंस बनाने का कॉन्फ्लिक्ट है। द ईसीआईज इक्विवोकेशन इज अनवारंटेड, तो ईसीआई का इस प्रकार का, इक्विवोकेशन का मतलब होता है एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी का मतलब हो गया अस्पष्टता। तो ईसीआई का ना समझ पाना, ईसीआई की इस प्रकार की अनक्लैरिटी, वो इस बात पर कुछ नहीं बोल रही है। इट इज़ अनवारंटेड, अनवारंटेड का मतलब अनअवॉइडेबल, मतलब इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, ऐसा कैसे कर सकती है वो, ठीक है। ऑल राइट, पर्टिकुलरली आफ्टर द कोर्ट हैज सेटल्ड द क्वेश्चन, जबकि कोर्ट ने ये क्वेश्चन सेटल कर दिया है। द ईसीआई मस्ट नो दैट ऑल आइज आर ऑन इट, ईसीआई को पता होना चाहिए कि सभी के सभी ईसीआई को ही देख रहे हैं इस वक्त। व्हेन इट कम्स टू असेसिंग, असेसिंग का मतलब होता है मूल्यांकन करना, द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज ऑन द प्लेनेट, जब इतने बड़े इलेक्शंस होने हों, जब इतने सबसे बड़े दुनिया के इलेक्शंस होने हैं, तो उस समय यहाँ पर सबकी आई किस पर है, ईसीआई पर है। तो ईसीआई को कुछ ऐसा करके दिखाना चाहिए कि लोग उस पर ट्रस्ट करें। चलिए अब आपके सामने क्वेश्चंस हैं तो देखते हैं। व्हाट रीसेंट डेवलपमेंट्स हैव रेज्ड क्वेश्चंस, कौन सी डेवलपमेंट्स ने क्वेश्चंस उठाए हैं अबाउट द फेयरनेस ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया। तो ये वेस्ट बंगाल की बात थी। वेस्ट बंगाल के अंदर वी कैन से कि बीजेपी सब कुछ वो कर रही है, कोशिश कर रही है, राइट। और जो इलेक्शंस हैं 7 के 7 फेजेस के अंदर स्टैगर हो गए हैं। सो इंक्लूडिंग रेवलेशंस सराउंडिंग द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, ओके, विच वॉज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को क्या किया गया है, खुलासे हुए थे, ठीक है, जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। करेक्ट है बात ये, जिसकी वजह से क्वेश्चंस उठ रहे हैं। Additionally, concerns are raised about BJP's influence over state power and other actors in the political process, as well as the restricted bank account of principal opposition party based on alleged procedural lapses, कि दूसरी पार्टी का जो बैंक अकाउंट है वो सीज कर दिया गया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, और बीजेपी का स्टेट के ऊपर, पावर के ऊपर इन्फ्लुएंस है, राइट। तो ऐसे लगता है कि जैसे कि पावर का मिसयूज़ हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें थी। वन नेशन वन पोल विच रिड्यूस द टाइम स्पेंड इन इलेक्शनियरिंग, तो इससे कोई सवाल थोड़ी ना उठेगा, ये तो कुछ भी नहीं है।
चैलेंज हैज़ बीन कॉम्प्लिकेटेड बाय अब्रप्ट अपॉइंटमेंट ऑफ एन ECI मेंबर। तो ECI मेंबर का जो अपॉइंटमेंट है तो उससे बेसिकली ये चीज़ हुई है। नो एक्चुअली ये जो क्वेश्चंस हुए हैं फेयरनेसेस के कि इलेक्टोरल जो प्रोसेस है वो फेयर हो रहा है या नहीं, वो इन दोनों कारणों के कारण हुआ था। तो A and B इज़ द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। Why have opposition leaders questions the need for prolonged, क्यों उन्होंने क्वेश्चन किया कि इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों है, राइट। ऑपोजिशन लीडर्स हैव क्वेश्चन द नीड फॉर प्रोलॉन्ग्ड पोल schedule especially in states like West Bengal where polls have been staggered along 6 phases नहीं 7 phases। ये गलत हो गया। लॉन्ग schedule process leads to concern about the expense of election spending के एक्सपेंस की तो बात की नहीं गई है। Opposition leaders have questioned the need for prolonged poll schedule, especially in states like West Bengal, जहाँ पर polls have been staggered across all 7 phases। सही है। This questioning suggests a concern about efficiency and fairness of such a prolonged। तो ये जो questioning है भाई, सवाल जो उठाया गया ये दिखाता है, कंसर्न दिखाता है कि एफिशिएंटली हो पाएगा इलेक्शन या नहीं, और फेयरनेस हो पाएगी, बिल्कुल ठीक है। तो C इज़ द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगर मैं बात करूँ डी ऑप्शन की, तो ऑपोजिशन लीडर्स हैव क्वेश्चनड द नीड फॉर प्रोलॉन्ग्ड पोल schedule। सही है। स्पेशली इन स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल वेयर polls have been staggered across all 7 phases, the poll process is consuming more time to conduct। ज़्यादा टाइम ले रहा है इसलिए नहीं, ये रीज़न नहीं था। मतलब इतने ज़्यादा टाइम के अंदर क्या वो फेयरली कंडक्ट हो पाएंगे, सवाल ये था। तो इसलिए C आपका आंसर रहेगा, ना कि D। गॉट इट। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What controversy surrounds the appointment process of ECI members। तो ECI members में क्या मतलब स्टेट जो है वो जो BJP है वो मिसयूज़ कर रही है अपनी पावर्स का, ये। तो दिस चैलेंज हैज़ बिन कॉम्प्लिकेटेड बाय अब्रप्ट एग्जिट। तो ये चैलेंज जो है वो बड़ा है, ओके। इट हाईलाइट्स कंसर्न्स अबाउट द कंप्लीट कंट्रोल दैट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैज़ ओवर दीज अपॉइंटमेंट्स। यस, ये बात है कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है यानी कि BJP, उसका ही अपॉइंटमेंट्स के ऊपर क्या है, कंट्रोल है। रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट द इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ, राइट, बिल्कुल ठीक है। और द पैसेज मेंशंस कंट्रोवर्सी सराउंडिंग द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। कंट्रोवर्सी को, वो कंट्रोवर्सी पूछ रहा है, कौन सी कंट्रोवर्सी है, गलत। दैट डाउट दैट BJP में यूज द अपॉइंटमेंट्स इट्स फेवर्स, कंट्रोवर्सी पूछा है। एन ECI मेंबर क्विट एंड इमीडिएटली ज्वाइन, नो। तो बेसिकली कंट्रोवर्सी यही है कि एग्जीक्यूटिव जो है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है, वो उनका कंट्रोल है, क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जिससे इम्पार्शियलिटी नज़र आती है, इंडिपेंडेंस के ऊपर सवाल उठता है। तो आंसर जो रहेगा इसका रहेगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका इनकरेक्ट सेंटेंस बताओ। इन 4 सेंटेंसेस में से आपको बताना है कौन सी बात इनकरेक्ट है। तो इलेक्शंस जो हो रहे हैं उसकी काउंटिंग डेट है 4 जून, सही है, 4 जून को रिजल्ट आएगा, ये सही है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम विच वॉज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये गलत हो गया, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ता है ये, ठीक है। द प्रपोज ड्यूरेशन ऑफ द जनरल इलेक्शन इज स्प्रेड ओवर 44 डेज, करेक्ट है, एंड 7 फेजेस में ये होगा, ये करेक्ट है। रूलिंग BJP एडवोकेट्स फॉर, तो BJP तो कह रही है 1 नेशन 1 पोल, सही है। तो आंसर क्या रहेगा इसका, B। जो गलत है वो पूछा गया था। अब आपको बताना है एरर क्या है इसमें। द ECI मस्ट नोन दैट, देखो आपको ये क्लियर होना चाहिए, विल शैल कैन कुड मस्ट और टू मे माइट वुड शुड, ये सारे मॉडल्स होते हैं, और मॉडल्स का काम होता है अपने बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना। नाउ यू कैन सी नोन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो देखते ही समझ में आ जाना चाहिए नो, आपका आंसर होना चाहिए। आंसर रहेगा A। अब आपको बताना है लैप्स का पैसेज में सिनोनिम क्या है। टाइम लैप्स हो गया, टाइम ख़त्म हो गया। सक्सेस तो मतलब जीतना होता है। प्रिसीजन, एक्यूरेसी, ये एक दूसरे के सिनोनिम जो है। परफेक्शन, ये इसका सिनोनिम हुआ। ओवरसाइट का मतलब होता है इग्नोर करना, कोई गलती देखने में असमर्थ रहना। सक्सेस इसी के साथ में आ जाएगा, पॉजिटिव वर्ड है। ओवरसाइट, ओवरसी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो लैप्स का जो सिनोनिम रहेगा, बेसिकली यहाँ पर कांग्रेस के लिए यूज़ किया था ना, प्रोसीजरल लैप्स उन्होंने किया था, इसलिए उनका जो बैंक अकाउंट था वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया था।
तो पॉलिसी लैप्स का मतलब प्रोसीजरल लैप्स का मतलब क्या निकल के आता है? इसका मतलब ये होता है प्रोसीजर को कंप्लाई ना कर पाना, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ना चल पाना, राइट। चलिए अगला वर्ड है प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा का मतलब प्रचार प्रसार करना। इट इज़ यूज टू प्रमोट अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल कॉज और पॉइंट ऑफ व्यू, सही है। इट इज़ यूज इन फाइनेंशियल एलोकेशन, गलत। डू नॉट गिव अ स्टेटमेंट इन एन शोर्ड मैनर, गलत। टू लीड समवन इन द वे ऑफ प्लानिंग, गलत। आंसर रहेगा इसका ए, पक्का। आपको बताना है एब्रप्ट का एंटोनिम क्या है, अपोजिट बताना है। एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक, सडन। ओके, तो एब्रप्ट सडन, तो इसका सिनोनिम हो गया, गलत। शार्प सिनोनिम है, गलत। ग्रेजुअल धीरे धीरे। रैपिड जल्दी से। इमीडिएट जल्दी से। प्रॉम्प्ट PROMPT प्रॉम्प्ट जल्दी से। आंसर रहेगा ग्रेजुअल यानी कि स्लो, धीरे से हो। तो एब्रप्ट चेंज इसका मतलब बहुत धीरे से चेंज, बहुत जल्दी से चेंज, और ग्रेजुअल चेंज मतलब धीरे से चेंज। आपका आंसर रहेगा सी, ठीक है। चलिए, तो एस्पिरेंट्स तो देखा आपने, हम लोगों ने यहाँ पर जाना एक एक वर्ड के बारे में, हमने जाना एक एक सेंटेंस के बारे में, हमने जाना क्वेश्चंस के बारे में, किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते थे। तो इसी तरीके से आप सोच सकते हैं, अगर लगातार आप क्लासेस लगाते हैं तो आपको मज़ा आने वाला है, तो आपकी नॉलेज बढ़ने वाली है। तो ज़रूर आप क्लासेस लगाएं, और एक चीज़ ज़रूर लिखें अपने कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको सब कुछ समझ में आ जाता है या नहीं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग विद मी।